नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जो जहां से चलता है उसे वहां वापस लौटना ही पड़ता है, भले ही वो पूरी दुनिया जीत कर आ जाए। यही बात इन दिनों चुनावी रण में देखने को मिलती है, जहां वादे पूरे ना होने की वजह से प्रदेश सरकार के मंत्रियों की खूब बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जनता कह रही है काम नहीं तो वोट नहीं। दुनिया गोल है, ये बात शायद बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पता नहीं कुर्सी के फेर में हमारे नेता ये छोटी सी बात क्यों भूल जाते हैं। अगर जयराम के मंत्रियों को इतना सा सामान्य ज्ञान होता तो आज इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। जी हाँ, ये अपमान नहीं तो और क्या है। प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्री वोट मांगने निकले हैं, जिनमें से एक लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, भैया पुराने वादों का क्या हुआ? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वो अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतरे? ये तस्वीरें नए हिंदुस्तान की हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जनता को बेवकूफ बनाने के दिन अब लग गए। अगर जनता के पास झूठ के नकाब पहनकर जाओगे तो नकाब नोचे भी जाएंगे और चेहरे बेपर्दा भी होंगे। तस्वीरें कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी जन सम्मेलन की हैं, जब लाहड़ू टिक्का के लोगों से वोट मांगने पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपिन परमार और किशन कपूर के पसीने छूट गए। जनता पूछ रही है, अब तो सरकार बने भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक कहां थे मंत्री जी? किया क्या है हमारे लिए? किस मुंह से वोट मांगने आए हो? दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल तक होके आ गई, और हमारी जिंदगी अभी भी टूटी पगडंडियों पर रेंग रही है। एक सड़क ही तो मांगी थी, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया था। एक सड़क के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर दहलीज पर माथा रगड़ चुके हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का इलाका है, फिर भी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। शायद इस बीच चुनाव नहीं थे, शायद सत्ता का तख्त इतना ऊंचा हो गया था जहां से ये लोग दिखना ही बंद हो गए थे। लेकिन अजब भूगोल है, ये दुनिया गोल है। वक्त फिर वहीं आकर ठहर गया है, जहां से चले थे फिर वहीं लौट के आना पड़ा है। ये नियम सब पर लागू होता है, राजा पर भी और प्रजा पर भी। मंत्री जी, ये तो अभी शुरुआत है, अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लीजिए। जनता अभी बहुत कुछ याद दिलाएगी, क्योंकि तख्त पर बैठाने की ताकत उसी के पास है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए नेताओं के सामने डटकर अपनी बात रख रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी कि चुनावों के दौरान पहुंचेंगे वोट मांगने तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। हमीरपुर सीट पर इस बार दिलचस्प जंग देखने को मिल सकती है। वो इसलिए कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हुंकार भरी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन अनुराग ठाकुर और सुक्खू के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन हमीरपुर सीट पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। वैसे इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावेदारी ठोक दी है, तो वहीं सुक्खू को ललकारते हुए बीजेपी प्रत्याशी और सांसद अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अनुराग ठाकुर पर वार किया और 15 साल की नाकामियों का चिट्ठा खोल दिया।
पलटवार हुआ तो अनुराग ने भी पलटवार का मौका नहीं छोड़ा और पूर्व की वीरभद्र सरकार से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। वो 15 साल से जनता के बीच रहे, बार बार चुनकर गए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। उनका जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में उनकी राजनीति ज्यादा हेलो हाय और ओके बाय से ज्यादा कुछ नहीं रही है। कभी अपने विधानसभा भी आकर देखें, जो सड़कों की दुर्गति उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में की और उनकी और वीरभद्र जी की राजनीति के कारण जो नुकसान हमीरपुर जिला को झेलना पड़ा है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमीरपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां से अनुराग ठाकुर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस दुविधा में है और यही वजह है कि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। दिल्ली से रंजीता झा और हमीरपुर से जसबीर, न्यूज़ 18 हिमाचल। इधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जल्द ही हमीरपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस हमीरपुर में मजबूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतारने वाली है। दावे प्रतिदावे सबकी जो है परख करके जो है हाईकमांड निष्कर्ष पे उतर रही है। तो अभी नॉमिनेशन तो 22 अप्रैल को होने हैं जाके। कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा हमीरपुर से आपके सामने आएगा और वो भी मैं आपको भी बता दूं, भाजपा के वहां से जो प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, उनको हरा करके चौथी सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उधर न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पवन काजल को टिकट दे दिया है। कांग्रेस सीसी की बैठक में काजल के नाम पर मोहर लगी। गुरुवार को पवन काजल कांगड़ा लौटेंगे। कांगड़ा पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही है। बता दें, गग्गल एयरपोर्ट से मटौर तक काजल का रोड शो होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सुधीर शर्मा, जीएस बाली भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पवन काजल कांगड़ा से कांग्रेस के टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और ओबीसी बहुल कांगड़ा लोकसभा सीट पर उनकी अच्छी पकड़ है। और अब बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी आश्रय शर्मा की। बेटा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा है और कांग्रेस का टिकट लेकर वापस घर पहुंचा, लेकिन पिता ने खुले तौर पर अपने बेटे को ना तो स्वागत किया और ना ही खुले में उनसे कोई मुलाकात। हालांकि बंद कमरे में पिता ने बेटे को आशीर्वाद दिया। वहीं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पंडित सुखराम ने खुलासा किया कि अनिल शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कि पिता मेरे हैं, भाजपा के वो बन नहीं सकते, और क्योंकि चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे लड़ा था, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का, वो क्योंकि मतों का सम्मान हमारा क्षेत्र है, यहाँ ये परिवार है हमारा, एक कई वर्षों तक एक हमारा एक प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं, उन मतों का सम्मान करना आवश्यक है। तो इसलिए मेरे पिता जो हैं अभी एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के अंतर्गत भी बंधे हुए हैं, परंतु जैसे हम लोगों की मैं कह सकता हूं कि आत्मा कांग्रेस पार्टी में रह गई थी और शरीर जो था भाजपा में चले गया था, ये बात उन पे भी लागू होती है। समय आने पे मुझको पूर्ण विश्वास है कि वो उपयुक्त इसमें निर्णय लेंगे और वो भी कानूनी तौर पर, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ा उन्होंने तो बीजेपी ने मेरे फार्म नहीं भराया, अनिल ने फार्म भर दिया। अब वो जब तक एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में दिक्कत है ना, वैसे तो अच्छा तो लग रहा है, मगर क्या करें। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी दोबारा कांग्रेस में आ जाए? हो सकता है। बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की। गरीबों, युवाओं और कारोबारियों के लिए वादे के पिटारे के साथ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। लोक लुभावन घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का घोषणा पत्र रास नहीं आ रहा। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वार करते हुए घोषणा पत्र को हवा हवाई बताया, लेकिन कांग्रेस इसी घोषणा पत्र के बलबूते सिंहासन पर काबिज होने का सपना देख रही है। एक साल के कार्यकाल में 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख को पंचायत में देंगे, 10 लाख लोगों को पंचायत में देंगे,
व्यवहारिक पक्ष उनने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं सारी बात को लेकर के, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के सिर्फ एक लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि हम ये कर सकते हैं, जब कर नहीं पाए आज से पहले इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, आज कौन सी बात करने की कह रहे हैं। ये गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए एक बेहतरीन घोषणा पत्र कहा जा सकता है। तो इस घोषणा पत्र ने जो है कांग्रेस को सत्ता सिंहासन पर पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। वार पलटवार का यह सिलसिला यही नहीं थमा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हिमाचल की सियासत गर्म है। ये केवल वायदे करते हैं, लूटते हैं, सत्ता का आनंद उठाते हैं, हिमाचल जैसे राज्य को कर्जे में डुबाते हैं और पूरे देश को तो लूट कर खोखला कर दिया। अब देश ने कांग्रेस से मुक्ति पाई है, कभी वापस कांग्रेस को नहीं लाएगा। और राहुल गांधी जी, पिछली बार 44 थी, इसलिए बार 44 भी नहीं पा पाओगे। घोषणा पत्र का जो मुख्य सार है वो है वी विल डिलीवर, यानी हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने घोषणा पत्र में वायदे किए उनको हम पूरा करें। जितने भी इस देश के अंदर एंटी नेशनल फोर्सेज हैं उनको खुश करने के लिए जो उन्होंने बोला है, ना वो आएंगे ना ये एक्ट हटेंगे, इन एक्ट को और मजबूत किया जाएगा और अगले 5 साल में इन देशद्रोहियों को ही सबक सिखाने के लिए लगेंगे। थोड़ी बेहतर भी है कुछ हद तक, पर ये ओवरऑल न्यू लिबरल रेजीम के तहत ही है, इससे कोई मूलभूत बहुत बड़ा सा परिवर्तन नहीं आएगा। बीजेपी जहां घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिए सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। हालांकि किसके दावों में दम होगा ये जनता तय करेगी। दिल्ली से पंकज कपाही और शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। इधर 4 अप्रैल यानी कल कांग्रेस सभी राज्यों में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांगड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी पवन काजल भी मौजूद रहेंगे। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार भी करेंगे और रोड शो के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। हमारे 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो सीएलपी के नेता हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और कांगड़ा पार्लियामेंट के जो हमारे बड़े सब दिग्गज नेता है और कांगड़ा पार्लियामेंट के जो हमारे नए अभी जो ऑफिशियल कैंडिडेट बने पवन काजल जी, सब लोग कांगड़ा में इसको मैनिफेस्टो को हिमाचल में रिलीज करेंगे। इधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बड़ा हमला बोला। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के लिए तैयार किया गया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की लोकसभा के चुनावों के लिए नहीं वरन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए घोषित किया गया घोषणा पत्र है। इस प्रकार की घोषणाओं के द्वारा निश्चित रूप से इस पार्टी की नैया डूब। कांग्रेस की सोच को इस मैनिफेस्टो के तहत रखा है। आप देख सकते हैं, गरीबों के लिए ये मैनिफेस्टो है, किसानों के लिए ये मैनिफेस्टो है, हमारे वादे हैं, और बेरोजगारों के लिए ये हमारे वादे हैं और इसको हम हर हालत में पूरा करेंगे। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में आज सीबीआई ने एक गवाह की गवाही दर्ज करवाई है। रेगुलर पेशी से छूट पर कल फैसला आ सकता है। कोर्ट का फैसला पेशी के दौरान वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और अन्य आरोपी पेश हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार वीरभद्र सिंह पर जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, इस मामले में दिल्ली में सुनवाई हुई है। और बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और साथ ही कोर्ट में आज सीबीआई ने एक गवाह की गवाही भी दर्ज करवाई। रेगुलर पेशी से छूट पर कल फैसला आ सकता है। लगातार ये बात कही गई वीरभद्र सिंह और उनके पक्ष की तरफ से कि रेगुलर पेशी से उन्हें छूट दी जाए तो उस पर कोर्ट का फैसला कल आ सकता है। पेशी के दौरान वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और अन्य आरोपी पेश हुए।
ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट पर कई शातिर लोगों को फंसाने के लिए एक गिरोह बनाकर बैठे हैं, लेकिन इन ठगों को आप दावत खुद देते हैं। जी हां, सुनने में आपके लिए अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। लालच आदमी की सबसे कमजोर चीज है। इसी बीच और इन्हीं तमाम चीजों का फायदा साइबर ठग उठाते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये डिजिटल युग है, बिना इंटरनेट के किसी का गुजारा नहीं। हर आदमी चाहता है कि उसे कहीं लाइन में ना लगना पड़े और वो अपने स्मार्टफोन से ही सारे काम निपटा दे। लेकिन इसी स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रयोग सावधानी के साथ नहीं किया जाए तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर बैठे साइबर अपराधी सोशल और दूसरी साइट से डेटा चोरी कर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये लोग इसी जानकारी के आधार पर लोगों से बातचीत शुरू करते हैं, प्रलोभन देते हैं और फिर आपको बना डालते हैं ठगी का शिकार। हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह साइबर क्राइम का जो अपराध है, इसकी शिकायत निरंतर हमें यहाँ पर मिलती रहती हैं। और साइबर क्राइम जो है वो फ्रॉडस्टर भिन्न भिन्न तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से फ्रॉड, जियो टावर या अन्य टावर्स लगाने के लिए फ्रॉड, और पेट्रोल पंप आदि लगाने के लिए, या फॉरेन में नौकरी दिलाने के लिए झांसा निरंतर लोगों को दिया जाता है। न्यूज 18 ने इस संबंध में कुछ और जानकारी जुटाई तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। इंटरनेट पर बैठा ये गिरोह आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। जब इनके दूसरे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो ये हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आजकल लोगों को समझ नहीं है, साइबर क्राइम में लोग प्रोफाइलिंग करते हैं। लोग प्रोफाइलिंग करते हैं आपका, क्योंकि डेटा तो आजकल सब जगह से चोरी होता है, मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो कौन आदमी नेट पे ऑनलाइन किस तरह बिहेव करता है, इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं वो। और प्रोफाइलिंग करने के बाद फिर वो टारगेट करते हैं। अगर मेल होगा तो फीमेल उससे बात करेगी, अगर फीमेल होगी तो मेल उससे बात करेगी। अब आपको कुछ केस स्टडी के बारे में बताते हैं। छोटा शिमला में महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। वेनेजुएला का कोई शख्स महिला से फेसबुक चैट कर रहा था। जब महिला उसके झांसे में आ गई तो तोहफे भेजने की आड़ में उसने महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए। शिमला का एक और बुजुर्ग भी इसी तरह ठगा गया। एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर इस बुजुर्ग से भी 6 लाख रुपए ठग लिए गए। ये बुजुर्ग फेसबुक पर किसी महिला से काफी समय से बातचीत कर रहा था, जबकि रामपुर में रिटायर्ड टीचर से इंश्योरेंस के नाम पर 5 साल में 72 लाख रुपए ठग लिए गए। हम आम पब्लिक को अपील करते हैं, टेलीफोन पे आपके साथ कोई भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, पैसे जमा कराना, कोई हेल्प करना, इस तरह किसी भी बात में ना आए। ये सब फ्रॉड है, क्योंकि ना इंश्योरेंस कंपनीज ना बैंक्स कोई भी टेलीफोन पे, मोबाइल पे किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करता है। तो इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखें। केवल आपकी सतर्कता ही आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है, इसलिए अपने खाते से लेकर जानकारी फोन पर साझा ना करें। नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन खुद करें। साइबर कैफे के लोगों से बैंक डिटेल साझा ना करें और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। तो साइबर क्राइम इन दिनों बहुत लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है, लेकिन सब कुछ हम साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस पर निर्भर रहकर नहीं कर सकते। इसलिए कुछ मूलभूत चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ भी अपनी बैंक डिटेल्स कभी भी किसी भी तरीके से साझा ना करें, और खासतौर पर फेसबुक से और अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनसे सावधान रहें। वहां पर कोई भी ऐसी चीज कभी ना डालें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।